हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमित साइंस स्टडी में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आज जो डिस्कशन कराने वाला हूं, जो बुक जोश घटना चक्र का जो संक्षिप्त में दिया है, ठीक है, जो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो देखिएगा, हम लोग जो आज इतिहास से शुरू करते हैं, ठीक है। यदि आप लुसेंट को पढ़कर इसको पढ़िएगा तो दोस्तों बहुत आसान हो जाएगा याद करना, ठीक है, क्योंकि इसमें जो संक्षिप्त में दिया है सब, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आज का स्टार्ट करते हैं सेक्शन। देखिएगा, इतिहास शब्द इति प्लस ह प्लस आस से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य है यह निश्चित था कि ग्रीक्स के लोग इतिहास से हिस्टोरिया शब्द का प्रयोग करते थे, जिसका शब्द अर्थ होता है बुनना। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था, इसीलिए हेरोडोटस का इतिहास का जनक माना जाता है। दोस्तों, इसका पीडीएफ आप लोग को व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ जाइए और वहां मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास के 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो आपको प्राचीन काल हो जाएगा, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटा गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए 2 भागों में बांटा है। साहित्य स्रोत हो जाएगा और पुरातात्विक स्रोत। साहित्य स्रोत को 2 भागों में बांटा है, धर्म साहित्य और लौकिक साहित्य। उसी प्रकार पुरातात्विक स्रोत को आपको अभिलेख, सिक्का और स्मारक मूर्ति कला, चित्रकला आदि, ठीक है। उसी प्रकार आपको धार्मिक संहिता को भी ब्रह्मांड तथा ग्रंथ हो जाएगा। इसके बाद लौकिक संहिता को ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवन आदि हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसी को गैर ब्राह्मण ग्रंथ। आगे देखते हैं, वेद, पुराण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, स्मृति ग्रंथ आदि। गैर ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा आपको जैन, बौद्ध आदि धार्मिक ग्रंथ हो जाएगा। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, साहित्य स्रोत ब्रह्मांड ग्रंथ प्राचीन भारत इतिहास की जानकारी हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड देखते हैं। वेद देखिएगा, वेद जो ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं। देखते हैं आगे। देखिएगा फ्रेंड्स, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई है। ब्रह्मा का अर्थ होता है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण कहलाता है, ठीक है। उसी प्रकार देखते हैं, प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। अड़क्य ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग है, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, जंगल में पड़े जाने के कारण इन्हें अड़क्य कहा जाता है। कुल 7 अड़क्य उपलब्ध हैं। उपनिषद, उप का अर्थ होता है समीप, नी का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक और शब्द का अर्थ होता है बैठाना, अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे ही उपनिषद कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक संहिता के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों में हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। देखते हैं उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 हो जाएगा। वेदांग कितना होता है? तो वेदांग आपको हो जाएगा 6 होता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष एवं छंद हो जाएगा। आगे देखते हैं, सूत्र देखिएगा, वैदिक संहिता के अश्रूण्य बनाए रखने के लिए सूत्र संहिता का प्रयाण हुआ। सूत्र ग्रंथ कल्प नामक वेदांग से निकले हैं। कल्प का वर्गीकरण 3 भागों में किया जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, सौत्र सूत्र यज्ञ संबंधित नियम, गृह सूत्र लैंगिक एवं प्रलैंगिक कर्तव्य का वर्णन,
धर्मसूत्र धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेखन। आगे देखते हैं। धर्मसूत्र के स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ। प्रमुख ग्रंथ स्मृति ग्रंथ जो मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति आदि। मनु स्मृति सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक मानी जाती है। मनु स्मृति के भाष्यकार टीकाकार है मेघाती, गोविंद राज भारुची एवं कुलकुल भट्ट। आगे देखते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार हैं विश्वरूप, विश्वासनेश्वर तथा अपराग। व्याकरण ग्रंथों में सबसे पहले महत्वपूर्ण पाणिनिकृत अष्टाध्यायी है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराण के रचयिता लोमहर्ष अथवा उसके पुत्र उग्रश्रवा थे। पुराणों में भविष्य काल शैली में कलयुग के राजाओं के विवरण मिलता है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। महाकाव्य हो जाएगा, देखते हैं। वैदिक संहिता के बाद धार्मिक संहिता में रामायण और महाभारत के नामक 2 महाकाव्य महत्वपूर्ण हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने किए थे। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि किए थे। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, जिसके कारण इसे सत्र संहिता कहा जाता है। महाकाव्यों से प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक दशा की जानकारी मिलती है। देखते हैं। ब्रह्मणेतर संहिता बौद्ध संहिता सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक से है। इसके नाम से ही सूत पिटक, विनय पिटक एवं अध्ययन पिटक कहा जाता है। ठीक है। सूत पिटक को बौद्ध धर्म इनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में है। दीपवंश एवं महावंश से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। संस्कृत में लिखित महावस्तु एवं ललित विस्तार से महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र मिलता है। जैन संहिता देखते हैं। जैन संहिता का आगमन कहा जाता है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। जैन धर्म का प्रारंभ इतिहास कल्प सूत्र से है। ज्ञात होता है कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु से की थी। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृतिक भाषा में हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ हेमचंद्रकृत परिशिष्ट पर्वन है। जैन ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से 6ठी सदी में गुजरात के बल्लवी नगर में हुआ। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। लैंगिक संहिता के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विवरण एवं जीवनियों को रखा जाता है। ऐतिहासिक रचनाओं में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीतिक ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अतिरिक्त विशाखम दत्त कृत मुद्रा राक्षस, सोमदेव कृत कथा साहित्य सागर, क्षेमेंद्र कृत वृत्तकथा मंजरी भी महत्वपूर्ण स्रोत है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। कल्लर द्वारा रचित राजतरंगिणी से 11वीं शताब्दी तक कश्मीर का इतिहास ज्ञात होता है। विदेशी यात्रियों का विवरण यूनानी का रोमन लेखक हेरोडोटस की पुस्तक में हिस्टोरिका का 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो भारत फारस के संबंधों का उल्लेख मिलता है। सिकंदर के समकालीन
नियाकस अनेसिक्रिटक एवं अरिस्टोबुलस के विवरण को अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय है। सिकंदर के बाद के लेखकों में 3 राजदूतों का मैगनीज हो जाएगा आपको, डायमेकस तथा डायोनिसियस हो जाएगा उल्लेख है। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। सेल्यूकस निकेटस का राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया। डायमेकस सीरियन नरेश अनिट्योकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। आगे देखते हैं। डायोनिसियस मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फिक का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। टालमी ने 2री शताब्दी में जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी ने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। आगे देख लेते हैं। नेचुरल हिस्ट्री में पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ, भारतीय पशुओं आदि उल्लेख मिलते हैं। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी नामक पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। इसका लेखक 1ली शताब्दी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारतीय बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। आगे देख लेते हैं। चीनी लेखक फाहियान 5वीं सदी में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। उसने तत्कालीन मध्य भारत की सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला। हिनसोंग 7वीं सदी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। वह भारत में 16 वर्ष तक रहा। 6 वर्ष तक उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। हिनसोंग जो भारत यात्रा का वृत्तांत सीयूकी नाम से जाना जाता है। हिनसोंग को प्रिंस ऑफ द पिलिग्रम्स अथवा यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इंतिसिंग 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। उसने विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय एवं भारतीय के वेशभूषा तथा खान पान आदि के विषय में लिखा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। मात्यान लिन ने हर्ष के पूर्वी अभियानों तथा चाओ जू कुआ ने चोल कालीन इतिहास पर प्रकाश डाला। आगे देखते हैं। चीनी यात्री सुंग यून 518 ईस्वी में भारत आया था। अरब लेखक अलबरूनी 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने तहक़ीक़-ए-हिंद अथवा किताब उल हिंद नामक ग्रंथ की रचना की, जिसने राजदूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि का विस्तृत वर्णन किया। अलबरूनी ज्योतिष, गणित, विज्ञान, अरबी, फारसी तथा संस्कृत अच्छा ज्ञात था, उसको जानकारी था। ठीक है। 9वीं सदी में भारत आने वाले अरबी यात्री सुलेमान ने पाल एवं प्रतिहाल शासकों के तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दशा का वर्णन किया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। बगदाद ने भारत की यात्रा पर आने वाले अल महूदी ने राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों के विषय की जानकारी दी थी। ठीक है। अन्य विदेशी इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया है। उसकी यात्रा वृत्तांत आपको रेहला है। ठीक है। यह 14वीं शताब्दी में भारतीय महाद्वीप सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। इन्हें तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। मोको पोलो 13वीं सदी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। आगे देखते हैं। पुरातात्विक स्रोत प्राचीन भारत में अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियां सर्वाधिक प्रमाणित है। इसके अंतर्गत मुक्त अभिलेख, सिक्के, स्मारक भवन, मूर्तियां तथा चित्रकला आदि आते हैं। अभिलेख देखिएगा।
सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया माइनर के बोगजकोई नामक स्थान पर लगभग 1400 ईसा पूर्व मिला। ठीक है, बोगजकोई अभिलेख में इंद्र, मिश्र, वरुण तथा नात्स्य अश्विन वैदिक देवताओं का उल्लेख है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक है। ठीक, अशोक के जो लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, मस्की, गुजरा, निट्टर एवं उडेगोलम से प्राप्त अभिलेख में अशोक के नाम से स्पष्ट है। आगे देखते हैं। अशोक के अभिलेख मुख्य ब्राह्मणी, खरोची, यूनानी तथा अरामेइक लिपि में मिले हैं एवं राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर विदिशा मध्य प्रदेश से प्राप्त गरुड़ स्तंभलेख से 2य शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। मध्यसौर अभिलेख से रेशम बुनकर श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रीसेप ने ब्राह्मणी लिपि लिखित अशोक के अभिलेख में को पढ़ा था। ठीक है, आगे देखते हैं। अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। सती प्रथा का प्रथम 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है। कौन? 510 में। ठीक है, भानुगुप्त के। आगे देखते हैं। सिक्का, सिक्के का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। सिक्के का अध्ययन प्राचीन काल में सिक्का तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनाए जाते थे प्राचीन काल में। ठीक, आगे देखते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के हैं। ठीक है, जो ईसा पूर्व 5वीं सदी के ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। ठीक है, सातवाहनों ने शीशे के सिक्का तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। सातवाहन ने शीशा का सिक्का जारी किया था और शासक जो थे सोने का सर्वाधिक सिक्का जारी किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के हिंद यूनानी इको ग्रीक के शासकों ने चलाया था सर्वप्रथम। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। स्मरणीय अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख, कालिंग राजा हो जाएगा, खरबेल हो जाएगा, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख हो जाएगा, रुद्र दामन हो जाएगा, नासिक अभिलेख हो जाएगा, गौतम बालश्री हो जाएगा, प्रयाण प्रसिद्धि हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा, मदसौर अभिलेख हो जाएगा, मालवा नरेश यशोवर्मन। ठीक है, एओल अभिलेख हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा, ग्वालियर अभिलेख हो जाएगा, प्रतिहार नरेश भोज हो जाएगा, भित्री तथा जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं देवपाड़ा अभिलेख हो जाएगा, बंगाल शासक विजय सेन। नेक्स्ट देखते हैं। मूर्ति स्मारक एवं भजन तथा चित्रकला भरहुत, बोधगया और अमरावती की मूर्तिकला में जन साधारण के जीवन की सजीव झांकी मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं। महलों एवं मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अजंता, एलोरा आदि के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं। इतिहास का विभाजन प्राचीन भारतीय इतिहास के विशद सामग्री को समझाने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन? प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक है फ्रेंड्स, प्रागैतिहासिक काल, इस काल के इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों से ही ज्ञात होता है क्योंकि इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। देखिएगा फ्रेंड्स, जो मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। आगे देखिएगा।
भीमबेटका के गुफा चित्र पूरा पाषाण कालीन है। पहिए का प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मानव द्वारा आग का सर्वप्रथम प्रयोग नवपाषाण काल में किया गया था। मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। आगे देखते हैं, पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल में हुआ। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बंगोर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। पाषाण मध्यपाषाण कालीन महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तो बुर्ज होम जो जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है, मानव के साथ कुत्ता का भी कंकाल। आगे देखते हैं, गर्तावास के साक्ष्य भी बुर्ज होम से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा आदि ऐतिहासिक काल। फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को आदि ऐतिहासिक काल कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट में बताइएगा कि कैसा वीडियो लगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसका PDF आप लोग को दोस्तों जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें मैं आप लोग को अपलोड कर दूँगा। ठीक है, अपलोड कर दूँगा, वहाँ पे आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।